ऋषिकेश ₹65 साखर नाही. अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, फेरारी, लग्जरी हाउस, प्राइवेट जेट? नहीं, सबसे महंगी चीज है गलत तरीके से खर्च किया गया पैसा। क्योंकि वही पैसा सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी खुशी, आपकी आजादी और आपका फ्यूचर भी चुरा लेता है। लेकिन अगर पैसा खर्च करने का सही तरीका पता चल जाए तो वही पैसा बिना करोड़पति बने भी आपको अमीर महसूस करा सकता है। आज की इस किताब में आप जानेंगे कि पैसा बचाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह खर्च करना ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों कुछ खर्च आपकी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ खर्च आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर देते हैं। आप सीखेंगे कि अमीर लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं, मिडिल क्लास कहाँ गलती करता है और क्यों कई करोड़पति भी कभी सुकून से नहीं जी पाते। हो सकता है इस वीडियो का सिर्फ एक लेसन आपके आने वाले कई वर्षों के फाइनेंशियल डिसीजंस बदल दें। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर हम पैसे से इतनी गलतियां करते ही क्यों हैं। चैप्टर 1, पैसे से नहीं, साइकोलॉजी से होती हैं सबसे बड़ी गलतियां। आपने शायद कभी सोचा होगा कि अगर किसी इंसान को पैसे की पूरी जानकारी हो जाए, कहां इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है और कहां स्पेंड करना है, तो वह जिंदगी में कभी फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करेगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो फाइनेंस में हाईली एजुकेटेड हैं, फिर भी पैसों की गलतियां करते हैं। वहीं कुछ लोग जिन्हें इन्वेस्टिंग या इकोनॉमिक्स की ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वे धीरे धीरे अच्छी वेल्थ बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसे का खेल सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का खेल है। जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, ज्यादातर बार हमारा फैसला कैलकुलेटर नहीं करता, बल्कि हमारा दिमाग और हमारी फीलिंग्स करती है। हमें लगता है कि हमने सोच समझकर फैसला लिया है, लेकिन कई बार हमारी इमोशंस पहले डिसीजन ले चुकी होती हैं और बाद में हमारा दिमाग सिर्फ उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए रीजंस ढूंढता है। यही वजह है कि दो लोग जिनकी इनकम बिल्कुल समान है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह अलग हो सकती है। फर्क उनकी सैलरी में नहीं, बल्कि उनकी थिंकिंग में होता है। अब जरा अपने आसपास या अपनी ही जिंदगी का एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। महीने की पहली तारीख आती है और सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि अब तो थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। एक नया मोबाइल कवर, कुछ क्लोथ्स, ऑनलाइन फूड ऑर्डर, शायद कोई गैजेट या फिर किसी शॉपिंग ऐप पर फ्लैश सेल। इनमें से बहुत सी चीजें उस समय जरूरी नहीं होती, लेकिन उस पल हमें उन्हें खरीदकर अच्छा महसूस होता है। कुछ मिनटों के लिए एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज बिल्कुल सामान्य लगने लगती है। फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। यही चक्र बार बार चलता रहता है। यही फर्क है इंस्टेंट हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में। इंस्टेंट हैप्पीनेस वह खुशी है जो किसी नई चीज को खरीदने के तुरंत बाद मिलती है, लेकिन यह खुशी अक्सर बहुत कम समय तक रहती है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस धीरे धीरे बनती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, जब आपको महीने के अंत में बिल्स की चिंता नहीं होती, जब किसी मेडिकल इमरजेंसी में आपको बोरो नहीं करना पड़ता, या जब आप बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपने परिवार के साथ समय बिता पाते हैं, तो यह खुशी कहीं ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है। दुर्भाग्य से हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी को ज्यादा महत्व देता है और भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभ को कम आंकता है। यही कारण है कि कई बार हम जानते हुए भी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ रहा है, फिर भी शॉपिंग कर लेते हैं। हमें पता होता है कि सेविंग करनी चाहिए, फिर भी हम कहते हैं अगले महीने से शुरू करेंगे। ये इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी का असर है। इंसान पहले महसूस करता है, फिर फैसला करता है और उसके बाद अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बजट बदलने से पहले अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलता, तब तक इनकम बढ़ने के बाद भी एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे।
असली फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा कमाने से पहले सही सोच विकसित करने से शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारी स्पेंडिंग को हमारी इमोशंस चला रही है, तो आखिर ये इमोशंस पैदा कहां से होती है और क्यों कुछ लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से खुद को संभाल लेते हैं। यही राज हम अगले अध्याय में समझेंगे। चैप्टर 2, एनवी, वो वायरस जो आपकी जेब खाली करता है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि हमारी स्पेंडिंग को अक्सर हमारी इमोशंस कंट्रोल करती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ये इमोशंस पैदा कहां से होती हैं। इसका सबसे बड़ा जवाब है कंपैरिजन। इंसान बचपन से ही खुद की तुलना दूसरों से करता आया है। पहले यह तुलना पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक सीमित थी, लेकिन आज सोशल मीडिया ने इसे पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। अब हर दिन हमारे सामने किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई लग्जरी कार, किसी का ड्रीम हाउस और किसी की परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि अगर हमारे पास भी ये सब नहीं है तो शायद हम पीछे रह गए हैं। यहीं से पैदा होता है एनवी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एनवी और एडमिरेशन एक जैसे नहीं होते। एडमिरेशन का मतलब है किसी की सफलता देखकर इंस्पिरेशन लेना। आप सोचते हैं, अगर उसने मेहनत करके यह हासिल किया है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। दूसरी तरफ एनवी कहती है, जब तक मेरे पास भी वही चीज नहीं होगी मैं खुश नहीं रह सकता। यही सोच इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो उसकी फाइनेंशियल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। जरा एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। आपका फोन अभी भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी आपका कोई दोस्त लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद लेता है। सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज दिखती हैं, उसके फीचर्स की चर्चा होती है और अचानक आपका अपना फोन पुराना लगने लगता है, जबकि सिर्फ एक दिन पहले तक आप उससे पूरी तरह संतुष्ट थे। क्या सच में आपके फोन में कोई कमी आ गई? नहीं, बदला सिर्फ आपका नजरिया है। ठीक यही बात लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, डिजाइनर क्लोथ्स और बड़े घरों पर भी लागू होती है। कई लोग अपनी इनकम से ज्यादा बड़ी ईएमआई सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें। कुछ समय के लिए उन्हें खुशी मिलती भी है, लेकिन धीरे धीरे वही ईएमआई स्ट्रेस बन जाती है। बाहर से उनकी लाइफ शानदार दिखती है, लेकिन अंदर से वे फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण लाइफस्टाइल अपनाते हैं, कम दिखावा करते हैं और चुपचाप वेल्थ बनाते रहते हैं। बाहर से वे शायद इतने रिच न दिखें, लेकिन अंदर से वे कहीं ज्यादा सिक्योर होते हैं। मॉर्गन हाउसल की सोच हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। लोग आपकी कार, आपका फोन या आपका ब्रांड देखकर ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं रहते। कुछ मिनटों बाद वे फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इस उम्मीद में बिगाड़ देते हैं कि लोग हमें नोटिस करेंगे। सच यह है कि दुनिया में हर इंसान अपनी ही कहानी का हीरो है। कोई भी दिन भर आपके बारे में नहीं सोच रहा, इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च किया गया पैसा अक्सर सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट साबित होता है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको कंपैरिजन के इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। अपनी सक्सेस को दूसरों की लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि अपने गोल्स से मापिए। जब आपका पैसा आपके वैल्यूज के हिसाब से खर्च होने लगेगा, तब आपको सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं बल्कि मेंटल पीस भी मिलने लगेगी। क्योंकि असली अमीरी वह नहीं है जो लोग देख सकें, बल्कि वह है जो आपको बिना डर और बिना तनाव के जीने की आजादी दे। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। मान लीजिए कि आपने कंपैरिजन करना छोड़ दिया, सोशल मीडिया से भी प्रभावित नहीं हुए और दूसरों को इम्प्रेस करने की इच्छा भी खत्म कर दी। फिर भी बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा खर्च क्यों करते हैं? आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी आदत छिपी है जो इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस भी बढ़ा देती है? यही राज हम अगले अध्याय में समझेंगे। चैप्टर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितनी इनकम बढ़ती है उतनी प्रॉब्लम्स भी। अगर आपने कंपैरिजन का ट्रैप समझ भी लिया, तब भी एक और ऐसी आदत है जो चुपचाप आपकी वेल्थ को कम करती रहती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब बहुत आसान है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका लाइफस्टाइल भी महंगा होता जाता है। पहली नजर में यह बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आखिर मेहनत करके कमाया है तो थोड़ा बेहतर जीने का हक भी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हर सैलरी इंक्रीज के साथ आपकी जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है जब पहले से ज्यादा कमाने के बावजूद
आपके पास पहले जितना भी पैसा नहीं बचता। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहली नौकरी में सैलरी 35,000 रुपए थी। धुवायचं का हे शर्ट? वह आराम से एक साधारण अपार्टमेंट में रहता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता था और महीने के अंत में कुछ पैसे सेव भी कर लेता था। 5 साल बाद उसकी सैलरी 80,000 रुपए हो जाती है। अब वह सोचता है कि बड़ा फ्लैट ले लिया जाए, कार भी खरीद ली जाए, हर वीकेंड बाहर खाना खाया जाए और हर साल एक वेकेशन भी होनी चाहिए। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन इन सुविधाओं के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। हाउस रेंट या होम लोन, कार EMI, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, क्रेडिट कार्ड बिल्स और दूसरे कई फिक्स्ड एक्सपेंसेस। देखते ही देखते उसकी इनकम तो दोगुनी हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आधी रह जाती है। यही कारण है कि आज कई मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहे होते हैं। उनके पास अच्छी सैलरी है, लेकिन सेविंग कम है। उनके पास महंगी कार है, लेकिन उसके साथ भारी EMI भी है। उनके पास बड़ा घर है, लेकिन उस घर की कीमत हर महीने उनकी मानसिक शांति से चुकाई जा रही है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अगर कुछ महीनों के लिए सैलरी रुक जाए तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है। यही मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। रिच दिखना और वेल्थी होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। रिच वह है जिसके पास आज महंगी चीजें दिखाई देती हैं। वेल्थी वह है जिसके पास ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जो दिखाई नहीं देती। रिच इंसान अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा दिखने वाली चीजों पर खर्च कर देता है, जबकि वेल्थी इंसान अक्सर अपने पैसे का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करता है। उसकी असली ताकत उसकी लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद ऑप्शन्स होते हैं। अगर वह चाहे तो कुछ महीनों तक बिना इनकम के भी आराम से जी सकता है। यही असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। इसलिए अगली बार जब आपकी सैलरी बढ़े तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी इनकम बढ़ा रहा हूँ या सिर्फ अपने एक्सपेंसेस? क्योंकि हर नई सुविधा आपकी खुशी बढ़ाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर नया फिक्स्ड एक्सपेंस आपकी आजादी जरूर कम कर सकता है। समझदारी इस बात में नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आपकी बढ़ती हुई इनकम में से कितना हिस्सा आपके भविष्य को मजबूत बना रहा है। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर महंगी कार, बड़ा घर और ऊंची सैलरी किसी इंसान को वास्तव में अमीर नहीं बनाते, तो फिर असली अमीर कौन होता है? इसका जवाब शायद आपकी अमीरी की पूरी परिभाषा बदल देगा। चैप्टर 4, रिच दिखना आसान है, वेल्थी बनना मुश्किल। अब तक हमने देखा कि कंपैरिजन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसे हमारी फाइनेंशियल लाइफ को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। लेकिन अब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेसन सामने आता है। अक्सर लोग रिच और वेल्थी शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। यही अंतर समझ लेने से पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, आपने सड़क पर एक शानदार लग्जरी कार देखी। उसके अंदर बैठा इंसान महंगी वॉच पहने हुए है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है और एक बड़े घर में रहता है। पहली नजर में आप यही सोचेंगे कि वह बहुत अमीर है, लेकिन क्या सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली चीजें यह साबित करती हैं कि वह वास्तव में वेल्थी भी है? इसका जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। हो सकता है उस कार पर लोन चल रहा हो, घर की भारी EMI हर महीने उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा रही हो और क्रेडिट कार्ड का बिल लगातार बढ़ रहा हो। बाहर से वह रिच दिखाई देता है, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहा होता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो साधारण कार चलाता है, सामान्य कपड़े पहनता है और दिखावे पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन उसके पास अच्छी सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और कई महीनों या शायद कई सालों तक बिना नई इनकम के भी आराम से जीने की क्षमता है। बाहर से वह साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में वही वेल्थी है। यही है इनविजिबल वेल्थ, ऐसी वेल्थ जिसे लोग देख नहीं सकते, लेकिन वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया उन चीजों को देखती है जिन्हें खरीदा जा सकता है, लेकिन असली वेल्थ उन चीजों में छिपी होती है जो दिखाई ही नहीं देती। आपका इमरजेंसी फंड, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सबसे बढ़कर आपका धैर्य, यही वे एसेट्स हैं जो कठिन समय में आपका साथ देते हैं। महंगी कार आपको कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान दिला सकती है, लेकिन सेविंग्स आपको रात को सुकून की नींद देती है। और सच्चाई यह है कि मानसिक शांति की कोई प्राइस टैग नहीं होती। यही
सेविंग्स की असली ताकत सामने आती है। बहुत से लोग सेविंग को सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना समझते हैं, लेकिन वास्तव में सेविंग का मतलब है अपने फ्यूचर को ऑप्शंस देना। अगर आपके पास सेविंग्स है तो अचानक जॉब छूट जाने पर घबराहट कम होगी। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको तुरंत बोरो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अपना करियर बदलना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो आपके पास फैसला लेने की आजादी होगी। यानी सेविंग सिर्फ पैसा नहीं बचाती, बल्कि आपकी फ्रीडम भी बचाती है। यही वजह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि आपके फैसले सिर्फ पैसों की मजबूरी से तय न हो। आप किसी टॉक्सिक जॉब में सिर्फ ईएमआई भरने के लिए फंसे न रहें। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले बिना लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस के ले सकें। जब पैसा आपको चॉइसेस देने लगे, तब समझिए कि वेल्थ आपके लिए काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। क्या सिर्फ सेविंग करते रहने से ही कोई इंसान वेल्थी बन सकता है? अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहे, तो क्या वह वास्तव में बढ़ेगा या वेल्थ बनाने के लिए कुछ और भी जरूरी है? यही सबसे बड़ा राज हम अगले अध्याय में समझेंगे। चैप्टर 5, स्पेंडिंग का गोल्डन रूल। अब तक हमने यह समझ लिया कि सिर्फ ज्यादा कमाना इंसान को अमीर नहीं बनाता और सिर्फ सेविंग करना भी वेल्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर पैसा खर्च करना गलत नहीं है, तो फिर उसे खर्च करने का सही तरीका क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली समझ पैसे को रोक कर रखने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करने में है। हर खर्च एक जैसा नहीं होता। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कुछ मिनटों की खुशी देते हैं, जबकि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कई सालों तक आपकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए स्पेंडिंग का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, पैसा वहीं खर्च कीजिए जहां आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिले, सिर्फ थोड़ी देर की एक्साइटमेंट नहीं। इस बात को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास अच्छी खासी रकम है। आप चाहें तो उससे एक बहुत महंगा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, या फिर उसी पैसे से अपने परिवार के साथ कुछ दिन किसी शांत जगह घूमने जा सकते हैं। नया फोन कुछ दिनों तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसके फीचर्स इस्तेमाल करेंगे, फोटोज लेंगे और लोगों को दिखाएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद वही फोन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन जाएगा। उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर आपने उसी पैसे से अपने माता पिता, जीवन साथी या बच्चों के साथ अच्छा समय बिताया, तो उस सफर की यादें कई सालों तक आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। यही फर्क है एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस में। इसका मतलब यह नहीं कि चीजें खरीदना गलत है। जरूरी चीजें खरीदना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कई बार हम चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे हमें कुछ समय के लिए एक्साइटेड करती हैं, जबकि अनुभव हमें लंबे समय तक खुश रखते हैं। इंसान की यादों की कीमत अक्सर उसकी चीजों से कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह रिलेशनशिप्स भी ऐसी जगह है जहां खर्च किया गया पैसा अक्सर सबसे अच्छा रिटर्न देता है। अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, दोस्तों से मिलना, किसी खास मौके पर अपने प्रिय लोगों के लिए कुछ करना, ये सब ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनका रिटर्न बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि दिल में मिलता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब महंगी कार या ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं बल्कि अपने लोग साथ खड़े होते हैं। हेल्थ भी ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट है जिसे लोग अक्सर तब महत्व देते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा खाना, नियमित एक्सरसाइज, समय पर हेल्थ चेकअप और पर्याप्त आराम, इन पर खर्च किया गया पैसा खर्च नहीं बल्कि भविष्य की बचत है। क्योंकि अगर हेल्थ खराब हो जाए तो बाद में उससे कहीं ज्यादा पैसा इलाज पर खर्च करना पड़ सकता है। स्वस्थ शरीर और शांत मन दोनों किसी भी लग्जरी आइटम से अधिक मूल्यवान है। इसी तरह लर्निंग पर किया गया खर्च भी जीवन भर आपका साथ देता है। एक अच्छी किताब, कोई नया स्किल, कोई उपयोगी कोर्स या ऐसा ज्ञान जो आपकी सोच बदल दे, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है। महंगी वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, लेकिन सही नॉलेज आपको बार बार बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे लाभदायक इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्च करने जाए, तो खुद से एक सरल सवाल पूछिए, क्या यह चीज मुझे सिर्फ आज खुश करेगी या आने वाले कई वर्षों तक मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी?
अगर जवाब दूसरा है तो संभव है कि वह खर्च वास्तव में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात है। अगर सही जगह पैसा खर्च करने से खुशी मिलती है तो क्या खुशी खरीदने का भी कोई फॉर्मूला या साइंस होता है? क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी मदद से पैसा वास्तव में हमारी जिंदगी को अधिक संतुष्ट और शांत बना सकता है? यही दिलचस्प रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 6, पैसा खुशी कैसे खरीद सकता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। अक्सर लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। यह बात पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा सीधे खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन वह ऐसी चीजें जरूर खरीद सकता है जो खुशी की संभावना को कई गुना बढ़ा देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपना पैसा किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। सोचिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा कमाया जा सकता है, खोया हुआ पैसा वापस भी आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आपका पैसा आपका समय बचाता है तो वह शायद सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छोटा सा खर्च आपको रोज के 2 घंटे बचा देता है जिन्हें आप अपने परिवार, अपने हेल्थ या अपने किसी पसंदीदा काम में लगा सकते हैं, तो वह खर्च वास्तव में आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ा रहा है। आखिर हम पैसा कमाते ही क्यों हैं? ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। दूसरी बात है स्ट्रेस कम करना। बहुत से लोग ज्यादा पैसा इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें लग्जरी चाहिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगातार फाइनेंशियल टेंशन से छुटकारा चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, कुछ सेविंग्स हैं और अचानक आने वाली परेशानियों से निपटने की तैयारी है, तो आपका दिमाग हर छोटी बात पर पैनिक नहीं करेगा। पैसा हर समस्या खत्म नहीं करता, लेकिन वह कई ऐसी समस्याएं जरूर कम कर देता है जो सिर्फ पैसों की कमी से पैदा होती हैं। यही वजह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अक्सर महंगी चीजों से ज्यादा खुशी देती है। इसके बाद आता है फ्रीडम। यही शायद पैसे का सबसे बड़ा फायदा है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ कहीं घूमने जाना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास अपने फैसले खुद लेने की ताकत हो। अगर आपकी जॉब आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है, तो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं या अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास वह विकल्प है? जब पैसा आपको मजबूरी की जगह विकल्प देने लगता है, तभी वह वास्तव में आपके लिए काम करना शुरू करता है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कन्वीनियंस। कई लोग सोचते हैं कि सुविधा पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर कोई खर्च आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है, आपका समय बचाता है या आपकी मानसिक थकान कम करता है, तो वह एक समझदारी भरा खर्च हो सकता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीना भी है। और अंत में आती है मेंटल पीस। शायद यही पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न है। जब आपको हर महीने बिल की चिंता न हो, जब अचानक किसी इमरजेंसी से डर न लगे, जब आप रात को बिना फाइनेंशियल एंजाइटी के सो सके, तब समझिए कि आपका पैसा सही दिशा में काम कर रहा है। मेंटल पीस किसी लग्जरी स्टोर में नहीं मिलती, लेकिन सही फाइनेंशियल डिसीजंस उसे जरूर संभव बना सकते हैं। इसीलिए असली खुशी महंगी चीजों से नहीं, बल्कि उस सुरक्षा और आजादी से आती है जो समझदारी से इस्तेमाल किया गया पैसा देता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसका जवाब शायद पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर पैसा हमें समय, आजादी और मानसिक शांति दे सकता है, तो आखिर इसकी सीमा क्या है? कितना पैसा सच में काफी होता है? क्या कोई ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान कह सके, अब मेरे पास पर्याप्त है? या फिर यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती? यही सबसे बड़ा रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 7, इनफ। वो शब्द जो करोड़पति भी नहीं समझते। अब तक हमने समझा कि पैसा हमें समय, आजादी और मानसिक शांति दे सकता है, लेकिन अब हम इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे कठिन लेसन पर पहुंच चुके हैं। ये लेसन सिर्फ फाइनेंस का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का है। और एक छोटा सा शब्द है, इनफ, यानी मेरे लिए कितना काफी है। सुनने में यह सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कई बार इसका जवाब नहीं दे पाते। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए।
बचपन में हमें लगता था कि अगर जेब में कुछ 100 रुपए हों तो हम बहुत खुश रहेंगे। पहली नौकरी मिली तो लगा कि अगर सैलरी दोगुनी हो जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर सैलरी बढ़ी, लेकिन कुछ समय बाद वही इनकम सामान्य लगने लगी। अब नई इच्छाएं पैदा हो गई। बड़ा घर चाहिए, फिर उससे बड़ा घर, अच्छी कार चाहिए, फिर उससे महंगी कार, अच्छा फोन चाहिए, फिर उसका नया मॉडल। ऐसा लगता है जैसे मंजिल हर बार थोड़ा और आगे खिसक जाती है। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमारी इच्छाएं कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि कई लोग करोड़ों कमाने के बाद भी खुद को संतुष्ट महसूस नहीं करते। उन्हें हमेशा लगता है कि थोड़ा और मिल जाए तब वे खुश होंगे। लेकिन थोड़ा और की यह मंजिल कभी आती ही नहीं, क्योंकि हर नई उपलब्धि कुछ समय बाद हमारी नई सामान्य स्थिति बन जाती है और फिर हम अगली चीज की तलाश शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट पैसे से नहीं बल्कि सोच से पैदा होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मेहनत करना, बेहतर जीवन बनाना और अपने सपनों को पूरा करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हर खुशी को आप भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ देंगे तो वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। अगर आपको हमेशा लगता रहेगा कि जब मेरे पास और पैसा होगा तभी मैं खुश रहूंगा, तो संभव है कि वह दिन कभी ना आए। इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि मानसिक होता है। जब इंसान के लिए इनफ जैसी कोई सीमा नहीं होती तो वह अक्सर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगता है। कुछ लोग अपनी पूरी सेविंग्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं जो बहुत बड़ा रिटर्न देने का वादा करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अधिक कमाने की दौड़ में अपने परिवार, हेल्थ और मानसिक शांति तक खो देते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक बार और सफल हो जाए फिर आराम करेंगे, लेकिन वह एक बार और कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में एक सवाल जरूर तय कीजिए, मेरे लिए वास्तव में कितना काफी है? क्योंकि जिस दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा उसी दिन पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सेवक बन जाएगा। उस दिन आप दूसरों से कंपटीशन करने की बजाय अपने जीवन के हिसाब से फैसले लेने लगेंगे। और यही वह सोच है जो लंबे समय तक खुशी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों देती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर इनफ की समझ इतनी जरूरी है तो फिर असली वेल्थ बनती कैसे है? क्या सिर्फ कम इच्छाएं रखने से ही इंसान अमीर बन जाता है, या इसके पीछे कोई और भी सिद्धांत काम करता है? याद रखिए, अगर इनफ नहीं समझा तो करोड़ों भी कम पड़ेंगे। और वेल्थ बनाने का अगला सबसे बड़ा राज अब हमारे सामने आने वाला है। चैप्टर 8, स्लो वेल्थ, धीरे चलने वालों की सबसे बड़ी जीत। अब तक हमने जाना कि वेल्थ बनाने के लिए इनफ की समझ कितनी जरूरी है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इंसान को पता भी चल जाए कि उसके लिए कितना काफी है तो 99 21 40 25 बा ऐक ना 99 21 40 25 54 99 21 40 25 54 99 21 40 99 21 40 25 54 बरोबर ना? का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए सक्कू ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दुनिया तुमसे तमाशा चाहेगी, तुम बस सुकून पर अड़े रहना। अगर इस वीडियो के बारे में मैं संक्षिप्त में कहूँ तो यही इस वीडियो का सार होगा कि जो बाहरी तमाशा चल रहा है जीवन में, हॅलो दुकानावर आहे मॅडम, थोड़ा सा ध्यान हटाकर ऐका ना अपने ते सुकून को ढूंढना, यही मॅट इस रांगोळी वीडियो मॅट को समझाने का या बनाने का तात्पर्य है। प्रमुखतः ये वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 27 जुलाई 2026 को वक्र अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि उनकी चाल उल्टी हो जाएगी और 11 दिसंबर 2026 तक वो वक्र अवस्था में रहेंगे। शनि हर साल वक्री होते हैं। यहाँ पे अलग क्या है? कुछ तो अलग है। वो अलग ये है कि शनि का जो काल चक्र है उसका ये आखिरी वक्र प्रभाव है। काल चक्र हर ग्रह का एक होता है, 12 राशियों का, 360 डिग्री का, 27 नक्षत्रों का।
हर ग्रह का अपना काल चक्र है। जैसे बृहस्पति को 13 साल लगते हैं, 12-13 साल लगते हैं। चंद्रमा तो 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। सूर्य को 1 साल लगता है। मंगल को करीबन 1.5 से 2 साल लगते हैं। राहु केतु को 18 साल लगते हैं। तो इसी प्रकार से शनि देव को एक काल चक्र, यानी कि जो अगले साल उनका काल चक्र आरंभ हो रहा है, वो पूर्ण करने में आता 30 साल लगते हैं। सध्या कसं आहे नाही का ते ह्याची 30 फुलं बार पण वो आले वक्री का हुए ते होंगे और इस काल चक्र का आखिरी वक्र प्रभाव है। हा जास्वंदीच्या फुलांचं इसी कारण से ये बहुत विशेष बन जाता है। त्याचं पण नाही काय म्हटलंय उत्तर कलामृत कहती है कि वक्री सोच बल, यानी कि ते कसं वक्री तर अगर एक नवीन ग्रह नवीन हो जाता है ना, असलं तो जैसा वो जे चालन ते उच्च का चालन एकदम आलं राहिलं का राहिलं प्रभाव होता है, उच्च जैसा बली हो जाता है। इसको एज इट इज नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हाँ, एक ग्रह अगर वक्री हो रहा है चालते तो हो उसकी ठीक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, बली हो जाता है। अच्छा बुरा ये यहाँ पे मत मानिएगा, क्योंकि दोनों ही प्रभाव आते हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा, ज्यादा अच्छा कम बुरा, या कम अच्छा ज्यादा बुरा, इस प्रकार से होता है। शनि एक प्रकार से यूं माने कि कह रहे हैं कि ये जो एक बहुत लंबी जर्नी मेरी रही है 30 साल की, आज जाते जाते मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसलिए ये जो कुछ 4-4.5 महीने का कालखंड है, ये बहुत विशेष बन जाता है। वक्री ग्रह एक प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के ग्रह हैं। कहा भी जाता है कि introspection is काय always गॅस पण नाही retrospection। बुक झाला हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें अतीत में जाना ही पड़ता है, और वो अगर कोई ग्रह करवा सकता है तो केवल और केवल शनिदेव है। कर्म के कारक है, काल के कारक है। ही विल फोर्स यू टू गो इंटरनल इन सम एरियाज, और उनको समझकर, उन चीजों को समझकर अपने जीवन को पुनः स्थापित करने का मौका मिलेगा। जो वक्री ग्रह होता है वो स्पेशली शनि, ही विल कंपेल यू टू कंप्लीट द अनडन थिंग्स। कई ऐसी चीजें होती है ना हमारे जीवन में कि कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। बाबूला पैसे कभी पाठवले कभी का काय दिन महीने साल गुजरते जाते हैं और जो काम हम सोच रहे काय थे कल सांगते करेंगे, तू? सालों नहीं होते। तो दिस इज द टाइम। दुसऱ्याच्या हातात दोर दिली काय असंच असते राहिली घातलं पाहिजे फिजिकल त्याला बरे काल खर्चायला झाले पैसे पर हमें रियलाइज तो होना चाहिए ना। हम फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहे तो रियलाइज होना चाहिए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। हमें नींद नहीं आ रही ढंग से, दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। आप भर भर के मेलाटोनिन खाते रहिए, भर भर के एंजाइटी पिल्स लेते रहिए, नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम कुछ और है। तो वो समझ कब आता है? वो समझ तभी आता है जब एक शनि महाराज जैसा ग्रह, अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, कहीं कहीं पे प्यार से बात चल जाती है ना। हम जब छोटे थे तो एक टीचर अगर लीनियंट थे, उनके होमवर्क नहीं भी करके जाते थे तो चल जाता था, डांटेंगे या डांटेंगे। एक टीचर सख्त है, उनके सारे काम पूरे होते थे। तो शनि वो स्ट्रिक्ट टीचर है जो सारे काम पूरे करवा के जाते हैं। उनके तरीके थोड़े से टफ होते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब फेक चीजें खत्म होती हैं, रियल चीजें जीवन में वापस आती हैं। हाँ, ये भी अवश्य है कि शनि मंदता लाते हैं, नो डाउट, पर एक प्रकार से जब तक हम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, हम जीवन को रिस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो तभी शनि का वक्री होना भी साल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक और फैक्टर है कि बृहस्पति शनि को देख रहे हैं, और ये जो 12वां भाव है जहाँ पे डबल इम्पैक्ट है, वहां पे जो शनि है वो वक्री हो गए, बृहस्पति अतिचारी है। तो इसका भी इम्पैक्ट, इसकी हम चर्चा करेंगे मुख्यतः, क्योंकि वीडियो प्रिसाइज वे में आपके सामने है। मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पहले हम प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, फिर हम लॉर्डशिप्स की बात करेंगे कि वो शनि जो 2 भावों के स्वामी हैं उनके क्या प्रभाव रहेंगे। फिर हम दृष्टियों की बात करेंगे, शनि की जो 3 दृष्टियां हैं उसके क्या इम्पैक्ट है। तो इस प्रकार से ये वीडियो रहेगा। हाँ, उसके बाद गुरु शनि का प्रभाव, और उसके बाद उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मेष है, दोनों ही देख सकते हैं। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं प्लेसमेंट से। 12वें घर में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि 12वें घर में वक्री, यानी कि माझ्या क्लासचं काय झालं रे ते मंगलबाईला फोन कर अब 12वां भाव क्या है? लग्न सांगतील ते याच्यावरून का समापन, काय यानी बोलले कि लग्न से 12वां भाव। इसको मृत्यु से नहीं लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी जब हम
देखते हैं कि व्यक्ति की सेहत खराब हो गई है, एज हो चुकी है, कोई डिजीज चल रही है, तब कभी कभी 12वां भाव 12वें घर में बैठे ग्रह केतु शनि ये कैन बी वेरी नेगेटिव। बट यहाँ पर हम उस तरफ उस अंत की बात नहीं कर रहे। ये अंत है आपके ख्यालों का, आपके भावों का, आपकी भावनाओं का। जब हम 12वें भाव के मोक्ष की बात करते हैं तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये भाव बंधन ही मुक्त करता है। शनि अगले साल लग्न में आएंगे, तो ये टाइम है आत्मनिरीक्षण का और ये सोचने का और समझने का कि भैया किन बंधनों में आपने अपने आप को बांध के रखा है। आप क्यों लोगों के पीछे भागे जा रहे हैं, क्यों लोगों से लालसा, इच्छा, एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। मेष वालों की नंबर 1 प्रॉब्लम है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, क्योंकि उनके लिए करते भी बहुत है, लेकिन जब वहां से नहीं कुछ मिलता तो परेशान हो जाते हैं। एक लाइन है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। तो आपको अगर ये शनि महाराज के फल का लाभ उठाना है तो सबसे पहले आत्मनिरीक्षण कीजिए। ये सोचिए कि भैया मैंने जिसके लिए अच्छा किया, मेरा अच्छा भाव था, उसने मेरे लिए अच्छा नहीं किया या बुरा भी किया, वो उसके कर्म है। यकीन मानिए अगर आप इस भव बंधन से छूटना चाहते हैं, जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करके दुख आपको मिला है पिछले कुछ वर्षों में या जीवन पर्यंत, ये मौका है आप उससे निकल सकते हैं। अदरवाइज उसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे जिसमें जीवन पर्यंत घूमे। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ये टाइम होता है जहां पे आप बाउंड्रीज सेट करें। किस चीज की? 12वां भाव है खर्चों की बाउंड्रीज। मेष वाले बहते खर्चा करते हैं, बल्कि बहते हाथ होता है उनका खर्चों के मामले में। पैसा नहीं टिकता, कितना भी कमा ले। हाँ, डोनेशन बहुत करते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं, लेकिन पैसा नहीं बचता। अभी खरीद लो, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे यू नीड टू सेट द बाउंड्रीज कि भैया पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ बचा रहे हैं। वो नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 12वां भाव व्यय स्थान है ना, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो टाइम फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। हम कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं। अब 12वां भाव है, आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आएगा? अपने आप को भूलकर, अपने अस्तित्व को थोड़ा सा भूलकर ईश्वर में ध्यान लगा के, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते हैं ना आरती के अंत में। तो यहाँ पे जो ऑलमाइटी है, जो ईश्वर है, जो तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, उसको कोई कुछ भी कहे, उनमें आपको उनके तरफ सरेंडर करना पड़ेगा। असल अध्यात्म, असल धर्म बिना सरेंडर के नहीं आता आपके मन में, क्योंकि ये चीजें ऐसी है आप प्रूफ तो ना कर सकते। एक भक्त और एक इष्ट का जो संबंध है वो प्रूफ तो ना करे, हो सकता है। एक भक्त को ये भी अनुभव हो सकता है कि उन्होंने खाना दिया, खाने का भोग लगाया इष्ट को, तो कभी कभी ये भी अनुभव हो सकता है कि इष्ट ने स्वीकार कर लिया। आप में से जो सच में साधना करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा। क्या आप उस चीज को समझा सकते हैं किसी को? आपके साथ कभी हुआ होगा ना, आपको लगा आप सो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आपने जाके देखा कि मंदिर में जो आपकी इष्ट है वो तो वहां पे तनावपूर्ण स्थिति में है, गिरी हुई है उनकी मूर्ति, या कुछ खंडित हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे अगर आपको अपने आप को बदलना है तो आपको सरेंडर भावना लानी पड़ेगी ईश्वर के प्रति, और कहीं ना कहीं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन तभी होगी जब आप पूरा अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही एक्सटर्नल वैलिडेशन से दूर रहना है। ये ऐसा टाइम है लोग आपकी तारीफें बहुत करना शुरू कर देंगे। मत मानिएगा उनकी बातें, मत आइएगा उनकी बातों में, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं वो आपको रिझाने के लिए, आपको उलझाने के लिए और अपना काम सुलझाने के लिए कर रहे हैं। वक्री शनि 12वें घर में, इट्स टाइम टू रिकंस्ट्रक्ट योर लाइफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अंत के बाद तो आरंभ है, और आपके लिए तो ये पूर्ण रूपेण सत्य हो रहा है, क्योंकि अंत के बाद अगले साल जो आरंभ होगा उसका जो बीज है, उसकी जो नींव है, वो शनि महाराज यहीं पर 2026 में रखने वाले हैं।
मोक्ष त्रिकोण का मतलब होता है अपने बारे में ज्यादा जानना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोक्ष बहुत बड़ी चीज है, नहीं मिलने वाला इतने आराम से। हमें लगता है अरे लगता है कि आखिरी जन्म है, किसको पता। लेकिन अपने आप को जानना ही कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ बढ़ना है। तो आपको ना अपने बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अब ये अवेयरनेस किस प्रकार से है? हर प्रकार से। आपको क्या अच्छा लगता है, आप किससे खुश रहते हैं, आपके जीवन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आपको इन सब चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। शनि वक्री है, वैसे भी अगर शनि 12वें घर में होते हैं कुंडली में ना, तो जीवन बहुत स्लो हो जाता है। कई सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियां हैं मेरे पास, बहुत अच्छा है जीवन, लेकिन सब कुछ इतना स्लो चलता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास कैपेबिलिटी इतनी है लेकिन मैं उसका फायदा नहीं उठा पाता। यहाँ पे ऐसा होगा, बट दिस इज द टाइम कि आप इंटरनल स्पीड बढ़ाएं, यानी कि अपने आप को मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से, भावनात्मक, आध्यात्मिक हर रूप से तेज बना ले, ताकि जब शनि मार्गी हो, अगले साल राशि फिर बदले, तो उसका लाभ आप कहीं ना कहीं उठा सकें। तो शनि का वक्री प्रभाव जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव लाएगा। उनका स्वामित्व आदि की भी हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी हम केवल भाव में बैठने की बात करते हैं। 12वां भाव है, ये भाव छठे से सप्तम है। बहुत लंबे टाइम से आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था, जो ना डायग्नोस हो रहा था ना ट्रीट हो रहा था, ये समय है कि आपको ना बैठकर सोचना पड़ेगा कि अगर कई बार होता है लोगों को बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो, दवाइयां खाते रहते हैं, आंख बंद करके दवाइयां खा रहे हैं, पर हो सकता है उसका कोई अल्टरनेटिव इलाज हो। आज बहुत अल्टरनेटिव थेरेपीज है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है और भी चाइनीज मेडिसिन है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों एक दूसरे की जगह ले सकती है, नहीं। आपको अगर सर्जरी करानी है तो आपको एलोपैथी पे ही जाना पड़ेगा। आपको अगर बुखार है और आपको बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट, तो आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। पर कई ऐसे एरियाज है जिसमें आप ठीक हो सकते हैं विद नेचुरोपैथी, विद आयुर्वेद। तो यहाँ पे अपने हेल्थ को, अगर लॉन्ग टर्म कोई कंसर्न है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, बहुत लाभ मिलने वाला है। ये भाव 10वें से कर्म से तीसरा भाव है, शनि वक्री हो रहे हैं। कर्म हो यानी कि कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, आप कम कहाँ पढ़ रहे हैं, आप किस स्किल में कम पढ़ रहे हैं। आप एक टेक फील्ड में है, क्या आपको अपनी टेक्निक्स, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को बदलना है, वो सिखाएंगे आपको शनि। ऋषिकेश, आप बिजनेस करते हैं, क्या आपको अपने बिजनेस को एकदम रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसका मौका यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा ना, शनि का वक्री होना 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं। हाँ, शनिदेव को एक और चीज बहुत नापसंद है, वो है रिजिडिटी, अड़ियलपना। मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अगर आप इस भाव में चले गए ना कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, यकीन मानिए फिर शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इस शनि महाराज के 12वें घर में बहने के कुछ नेगेटिव बातों, चीजों की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके वीजा के कुछ काम है, इमिग्रेशन के कुछ काम है, तो वो कार्य थोड़े अटक सकते हैं। तो ध्यान से अपने कार्यों, मैं कहूंगा कि या तो अगर वीडियो आप कब देखते हैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर जुलाई के अंत से पहले ही अपने वीजा या इमिग्रेशन के काम कर ले तो अच्छा है। अन्यथा 1-1.5 महीने का वेट कर ले। मैं ये नहीं कहता कि दिसंबर के बाद ही करिए, लेकिन 1-1.5 महीने का वेट करिए, ताकि जो शनि का वक्र और मंद प्रभाव है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। 12वें घर में या किसी भी फॉर दैट मैटर शनि वक्री होते किसी भाव में, तो आपको उस भाव से संबंधित चीजों से आइसोलेट कर देते हैं। अब ये मोक्ष त्रिकोण तो है ही, ये भोग का स्थान भी है। ये
गरज लावायची नाही. गरज चालू आहे मस्त किती आहे? 700 1800 ऋषी